नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश सेठा हाजिर हूँ एक और नए एपिसोड की तरफ। पहले वीडियो के अंदर गांधी का पार्ट फर्स्ट हमने जारी किया था और उसके अंदर कुछ गांधी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें की, यानी कि गांधी का जीवन काल हमने पढ़ा और गांधी किन पुस्तकों से प्रभावित हुए वो पढ़े, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में गांधी की भूमिका, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी की भूमिका रही, यानी यह सभी विषयों की चर्चा हम कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि गांधी ने अपने जीवन में किन किन आश्रमों की स्थापना की। यानी कि सर्वप्रथम आपको पता है कि गांधी जब 1893 के अंदर यानी 1893 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं और अफ्रीका जब जाते हैं तो 1893 से लगाकर 1915 तक का समय, जो लगभग 22 वर्ष का समय वहां बिताते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में गांधी ने कौन कौन से आश्रम स्थापित किए और उसके बाद में हम भारत के अंदर जितने भी गांधी ने आश्रम स्थापित किए उसकी बात करेंगे। तो ध्यान दें, गांधी समय का 1869 से 1948 गांधी द्वारा स्थापित आश्रम, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम। सबसे पहले हम दक्षिणी अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यानी कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कौन कौन से आश्रमों की स्थापना की। तो ध्यान दें मित्रों, सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका का एक स्थान है जिसका नाम है डरबन। मैंने आपको एक जानकारी पहले बताई थी कि गांधी जी जोहान्सबर्ग से डरबन की यात्रा जा रहे थे। उस समय उन्होंने जॉन रस्किन की किताब पढ़ी थी जिसका नाम था अनटू द लास्ट, उससे बहुत प्रभावित हुए। उसी प्रकार गांधी जी डरबन में गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की और उसका समय है 1904। 1904 में गांधी ने डरबन में एक आश्रम की स्थापना की और उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। क्या नाम है? फिनिक्स आश्रम। ये मित्रों दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थापना की। ध्यान दें क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है। सवाल पूछा जा सकता है कि गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां की या कब की या किस जगह की, यानी इस संदर्भ में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 1904 के अंदर गांधी जी ने डरबन के अंदर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उसके बाद में विद्यार्थी ध्यान दें, जोहान्सबर्ग के अंदर, अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग के अंदर, जोहान्सबर्ग स्थान, ध्यान दें विद्यार्थियों, जोहान्सबर्ग स्थान दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, और यहाँ पर 1910 ईस्वी में एक आश्रम की स्थापना की। यानी कि जो पहला आश्रम है 1904 के अंदर स्थापित हुआ और जो दूसरा आश्रम है वो कब स्थापित हुआ? 1910 में। और उस आश्रम का नाम है टोलस्टॉय। क्या नाम है? टोलस्टॉय आश्रम। टोलस्टॉय आश्रम। देखिए, हम लगातार जिस प्रकार टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हमने पुस्तकें पढ़ी तो पुस्तकें पूरी ले ली। अब हम अगर आगे गांधी जी के उपनामों की बात करें तो उपनाम जितने भी उन सभी की चर्चा एक साथ में करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में दो आश्रम, पहला डरबन है, दूसरा जोहान्सबर्ग है। अब हम भारत के अंदर जो आश्रमों की स्थापना की उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी 1893 में जब दक्षिणी अफ्रीका गए और वापस आते हैं 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आते हैं। और 9 जनवरी को अगर आपको जानकारी हो तो भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया। यानी कि ये एक संदर्भ में जानकारी है जिसे हमारे जहन में ये जानकारी रखनी है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
द्वारा ये प्रवासी भारतीय देश के रूप में, क्योंकि गांधी जी 1893 से जब 22 वर्षों की यात्रा करके जब वापस 1915 में भारत आते हैं तो ये जो 9 जनवरी है इसको प्रवासी भारतीय देश के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करेंगे क्योंकि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना कर चुके हैं, अब वापस भारत में आते हैं, तो भारत में आते ही यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कहाँ है आपको पता है, अहमदाबाद गुजरात में है। क्यों? क्योंकि गुजरात में कैसे आएंगे, क्योंकि इनका जो स्थायी परिवार वगैरह यानी कि जो इनका कर्म जन्मभूमि है, जन्मभूमि अहमदाबाद गुजरात है। और यहाँ पर गांधी जी 1915 के अंदर यानी कि 1915 में भारत की धरती पर वापस आते हैं। 1915 में यहाँ पर कोचरब क्षेत्र, ध्यान दें, कोचरब क्षेत्र में आश्रम की स्थापना करते हैं, कोचरब क्षेत्र में आश्रम की स्थापना करते हैं। उस यानी यही आश्रम, जो आश्रम 1915 के अंदर कोचरब क्षेत्र में स्थापित हुआ है, उसी आश्रम को 1917 को अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। और इसी कारण इस कोचरब क्षेत्र है, इसका नाम क्या पड़ा, साबरमती आश्रम। बात समझ में आपको आ गई होगी विद्यार्थियों, क्योंकि भारत में वापस आने के बाद में 1915 के अंदर कोचरब क्षेत्र में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद में इसे 1917 में इसे साबरमती आश्रम नाम दिया जाता है। एक और आश्रम की स्थापना की गांधी जी ने। इसके बाद में गांधी जी ने एक और आश्रम की स्थापना की। 1936 का समय आता है, 1936 का समय आता है, और यहाँ पर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की गांधी जी। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है, ये आपके वर्धा, और आपको जानकारी होगी कि वर्धा कहाँ पर है, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है। विद्यार्थी ध्यान दें, यानी कि 1936 के अंदर सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, और ये आश्रम वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है। आप सभी को विदित है कि आपको वापस बता देता हूं कि गांधी द्वारा मुख्य रूप से जो स्थापित आश्रम है उसकी बात कर रहा हूं, यानी कि जो आज तक सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने योग्य है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर डरबन 1904 के अंदर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। जोहान्सबर्ग के अंदर 1910 के अंदर टोलेस्टॉय आश्रम की स्थापना की। फिर अहमदाबाद गुजरात में 1915 में सबसे पहले ध्यान दें विद्यार्थियों, सवाल पूछा जाए कि गांधी ने 1915 के अंदर किस आश्रम की स्थापना की, अगर आपको साबरमती ऑप्शन मिले तो सही नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले कोचरब क्षेत्र जो आपके जो ऑप्शन है उसको आपको राइट करना है। लेकिन इसी बाद में 1917 के अंदर स्थानांतरित किया गया, इसीलिए बाद में आपको बताया कि 1917 में ये आश्रम स्थापित हुआ, और 2017 में इस आश्रम को कितने वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष पूरे हुए, यानी कि इसीलिए यहाँ पर इसी संदर्भ में 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण यहाँ पर एक महोत्सव का भी आयोजन 2017 के अंदर साबरमती आश्रम में किया गया। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे, यानी कि आश्रमों की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे गांधी के उपनामों की, यानी कि गांधी को किन किन उपनामों से जाना जाता है उसकी बात करेंगे, तो बने रहिए। वैसे गांधी का नाम किसी भी व्यक्ति से अछूता नहीं है, यानी कि हर कोई गांधी को जानता है। दूसरी बात ये यहाँ पे संदर्भ में और बात बीच में कर लेता हूं, क्योंकि हमारे जो आरबीआई है उसकी स्थापना 1935 के अंदर होती है, और आरबीआई जो नोट यानी कि रुपए, भारत की मुद्रा रुपए है, ये जो जारी किए जाते हैं 1995 से आरबीआई द्वारा गांधी सीरीज के नोट जारी किए गए।
ये भी सवाल विद्यार्थियों बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि गांधी सीरीज के नोट कब जारी किए गए। गांधी सीरीज के नोट 1995 से आरबीआई द्वारा गांधी सीरीज के नोट जारी किए गए। बात कर रहे हैं हम गांधी की, और अब हम इसके उपनामों की बात करेंगे, यानी कि गांधी के उपनाम क्या क्या है। उपनाम, अब उपनाम का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि गांधी को और किन्हीं नामों से जाना जाता है कि किन व्यक्तियों ने गांधी को क्या संज्ञा दी है। यानी कि अपन जैसे देखते हैं कि महात्मा, महात्मा यानी महान है जो आत्मा, यानी कि एक अपने आप एक विशिष्ट व्यक्ति है। जिस प्रकार कुछ लोगों ने जो उपाधियां दी है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, ध्यान दें विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, एक 1899 की मैंने बात की थी, एक मैंने 1906 की बात की थी, और अंग्रेजों द्वारा एक आगे और भी बात करूंगा। लेकिन यानी कि ये जो बात करूंगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करूंगा। और इस समय गांधी जी ने अंग्रेजों का जब साथ दिया था, अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, केसर हिंद की। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक 1899 में बोअर युद्ध हुआ था, तो गांधी जी को बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। और दूसरा है जो 1906 के अंदर जुलू, ये भी गांधी जी की जीवन के अंदर उपाधियां रही, और ये पदक दिया गया था केसर हिंद फर्स्ट वर्ल्ड वार में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर गांधी द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए। उपनामों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गांधी को कहते हैं भर्ती कराने वाला सार्जेंट। सबसे पहले गांधी को उपाधि देते हैं कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट। यानी कि मैंने बात की केसर हिंद, तो गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। अब साथ देने का मतलब ये है कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में ठूस कर भर्ती कराया। यानी कि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों को ठूस कर भर्ती कराया, इसीलिए गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। और ये जो उपाधि है अंग्रेजों द्वारा दी गई। दूसरी बात हम करते हैं महात्मा की बात करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान रखें विद्यार्थी, यहाँ पर दो बातें कर रहा हूं मैं। यहाँ पर महात्मा के संदर्भ में दो बातें करूंगा। जो पहली बात है यानी कि एक में बात करूंगा 1915 के अंदर और एक में बात करूंगा 1917 के अंदर। यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सवाल है वो 1917 के संदर्भ में पूछे जाते हैं। महात्मा की उपाधि किसने देखी? सर्वप्रथम 1915 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेद्य का नाम था जीवराम कालिदास द्वारा सर्वप्रथम गांधी को महात्मा कहा गया। लेकिन 1917 के अंदर आपको पता है कि 1917 के अंदर कौन सा सत्याग्रह हुआ था गांधी का? 1917 के अंदर गांधी का जो सत्याग्रह हुआ था उसका नाम है चंपारण। कौन सा है? चंपारण। विद्यार्थी बिहार राज्य का क्षेत्र है। तो 1917 में चंपारण बिहार में रविंद्रनाथ जिसे दादा ठाकुर के नाम से जाना जाता है, और रविंद्रनाथ विद्यार्थी ध्यान दे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये भी मेरा महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। यानी कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। हम बात करेंगे आगे दादा ठाकुर की अगले टॉपिक में, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें चंपारण सत्याग्रह में लिखित पत्र में
इस उपाधि से सम्मानित किया गया या इस उपाधि के द्वारा गांधी को महात्मा कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो चर्चा में यानी कि गांधी को बाद में जो चर्चित हुए हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुए। लेकिन अगर सर्वप्रथम की अगर हम बात करेंगे, अगर हम सर्वप्रथम की बात करते हैं तो किसने कहा? वेदव्यास जीवराम कालिदास ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। लेकिन जो चर्चित हुए वो चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर हुआ था और इस दौरान गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हम बात कर रहे हैं मलंग बाबा की, यानी कि गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? मलंग बाबा जो कहा है वो अब्दुल गफार खान, यानी कि खां अब्दुल गफार खान द्वारा उन्हें मलंग बाबा की उपाधि से सम्मानित, यानी कि जो अब्दुल गफार खान है, खान अब्दुल गफार खान के द्वारा इन्हें मलंग बाबा के नाम से जाना गया। अब आपको पता है कि 1931 का वर्ष आता है, 1930 की बात कर रहा हूं, ध्यान दें विद्यार्थियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। 1930, 1931 और 1932 तीनों महत्वपूर्ण काल है। 1931, 1932, 31, 30 और 32 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कहने का मतलब है कि 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। कहां पर हुए? लंदन में हुए। लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 32। एक भारतीय ऐसा भारतीय था जिसने तीनों ही यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी कहां गए? लंदन गए। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए। और आपको पता है कि गांधी जी आधे अर्ध वस्त्र पहना करते थे। इसीलिए गांधी को एक व्यक्ति ने कहा देशद्रोही, यानी ये लंदन में कहा है गांधी को अंग्रेजों ने, एक व्यक्ति ने कहा देशद्रोही तो दूसरे ने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। एक ने क्या कहा? देशद्रोही, तो एक ने कहा अर्धनग्न फकीर। तो विद्यार्थियों यहां पर देशद्रोही जिसने कहा है उसका नाम है विंसेंट चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही कहा और अर्धनग्न फकीर कहा है फ्रैंक मोरेस ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा और देशद्रोही विंसेंट चर्चिल ने कहा। यानी कि ये गांधी की उपाधियों की हमने बात की। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं, ध्यान दें। अभी हम गांधी की उपाधियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि महत्वपूर्ण नाम है, जिसका नाम है राष्ट्रपिता, नेशन फादर किसने कहा? तो नेशन फादर आपको पता है कि रंगून रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो के माध्यम से गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, इसीलिए गांधी को उसके बाद में सब लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अब हम एक और बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता की हमने बात करी, हमने भर्ती कराने वाला सर्जेंट की बात करी, हमने महात्मा की बात करी और हमने मलंग बाबा की बात करी, हमने देशद्रोही की बात करी, हमने अर्धलगी फकीर की बात करी, हमने राष्ट्रपिता की बात करी। अब हम बात करेंगे, अब एक और व्यक्ति है, लास्ट बात बता रहा हूं, वन मैन बाउंड्री फोर्स। एक व्यक्ति ने ये कहा है विद्यार्थियों, किसने कहा है ये वन मैन बाउंड्री फोर्स? यह व्यक्ति, ध्यान दे विद्यार्थियों, भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय वह, यानी कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाले कौन? अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय वह प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब उसका नाम आप बता सकते हैं, क्योंकि एक योजना बनी थी, यानी कि योजना बनी थी, उस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस योजना का था माउंटबेटन योजना। लेकिन ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाले भारत के अंतिम वायसराय थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से जाना गया और गांधी को संज्ञा दी गई। तो विद्यार्थियों, ये हमने बात की गांधी के उपनामों की। अब हम बात करेंगे गांधी के सत्याग्रह की, यानी कि गांधी ने अपने जीवन के अंदर कौन कौन से सत्याग्रह किए हैं, उन सत्याग्रहों की हम बात करेंगे। यानी कि सत्याग्रह शब्द की हम बात करते हैं, गांधी का सिलसिला जिंदगी भर चलता रहा विद्यार्थियों। 13 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ और 1948 यानी 30 जनवरी 1948 को ये सिलसिला समाप्त हुआ, लेकिन ये जिंदगी भर सिलसिला चलता रहा। और अब हम बात कर रहे हैं गांधी के सत्याग्रहों की। गांधी की सत्याग्रह मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि एक राइटर, निबंधकार थे जिसका नाम था डेविड थोरो। क्या नाम था? डेविड थोरो। इसकी किताब का नाम था सिविल, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि इस पुस्तक के माध्यम से गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली। और सत्याग्रह का जब हम संधि विच्छेद या समास विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सही बात बता। यानी कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो किस पर आधारित था? गांधी का सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित था। गांधी ने कहा था कि जब मैं आंदोलन करूंगा, मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं कोई भी गतिविधि संचालित करूंगा तो मेरे द्वारा किसी भी हिंसा का उपयोग या हिंसा नहीं की जाएगी, अहिंसा के रास्ते पर ही मेरे सत्याग्रह साबित होंगे। तो गांधी के सत्याग्रह हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान दें। सबसे पहले हम सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, यानी कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सबसे पहले जो गांधी ने जो सत्याग्रह किया वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किया। कौन सा किया? मध्य एशियाई आदेश के विरोध में, यानी कि मध्य एशियाई
के विरोध में गांधी ने एक सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह किया 1906 के अंदर। और इसी सत्याग्रह के लिए गांधी ने अपनी पहली गिरफ्तारी दी। पहली सवाल बन सकता है, पहली गिरफ्तारी गांधी ने अपने जीवन के अंदर पहली गिरफ्तारी यहां दी है, दक्षिणी अफ्रीका में मध्य एशियाई आदेश के विरोध में, यानी कानून था उस कानून के विरोध में गांधी ने पहली अपनी गिरफ्तारी दी। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में गांधी का सत्याग्रह शुरू हो गया है। लेकिन इसके बाद में गांधी जी, आपको पता है कि मैं बता चुका हूं, 1915 के अंदर भारत आते हैं। तो भारत के अंदर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था उसकी हम बात कर रहे हैं। अब दक्षिणी अफ्रीका की बात किया, भारत में सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह, भारत में कौन कौन से सत्याग्रह उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले चंपारण, सबसे पहले चंपारण, और चंपारण कहां पड़ता है, बिहार के अंदर। चंपारण के अंदर देखिए, ये गांधी का पहला सत्याग्रह है, यह गांधी का पहला सत्याग्रह भारत के अंदर। ध्यान दें विद्यार्थियों, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह कर चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर इनका पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण, बिहार। और ये सत्याग्रह कब किया था, 1917 ईस्वी के अंदर किया था। 1917 ईस्वी के अंदर गांधी ने चंपारण के अंदर पहला सत्याग्रह किया था। और ये क्यों किया, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे, चंपारण के किसान, चंपारण के किसानों से अंग्रेज अनुबंध करा चुके थे कि, यानी कि जैसे आपका ये खेत है, आपका ये खेत है, इस खेत में क्या है, इस खेत में जैसे अपन हिस्से बांटते हैं, यानी कि ये 4 25 25 25 25 4 हिस्से बांटे, यानी कि इसका 3/20 भाग, 3/20 भाग, यानी कि अपन इतना मान सकते हैं, यानी इस भाग पर आपको नील की खेती अवश्य करनी पड़ेगी। यानी अंग्रेज इनसे अनुबंध करा चुके थे कि आप 3/20 भाग पर नील की खेती करोगे। क्या करोगे, नील की खेती करोगे। ये खेती करना अनिवार्य कर दिया। इसीलिए ये किसानों की समस्या थी वहां पर, यानी कहा, चंपारण में स्थानीय नेता जिनका नाम है यानी कि स्थानीय नेता राजेंद्र कुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण बिहार गए और वो सत्याग्रह गांधी जी ने अपने हाथ में ले लिया और ये गांधी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। और चंपारण के अंदर जो सत्याग्रह हुआ 1917 के अंदर गांधी का पहला सत्याग्रह। चंपारण के किसानों को नील की खेती की समस्या, अंग्रेजों ने अनुमति दिया कि आप नील की खेती करोगे और इस पद्धति को, यानी ये जो 3/20 जो भाग था, इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि 3 कठिया पद्धति क्या है, या नील की खेती का 3/20 भाग में जो खेती की जाती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। यह इनका प्रथम सत्याग्रह था। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, दूसरा जो सत्याग्रह है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद मजदूर मिल
आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ध्यान दें विद्यार्थियों, ये आंदोलन मार्च 1918 के अंदर गांधी जी द्वारा किया गया। इसमें विद्यार्थियों क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग महामारी फैल गई और जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर थे, उन मजदूरों का जो प्लेग बोनस था वो मिल मालिकों द्वारा बंद कर दिया गया, यानी प्लेग बोनस देना बंद कर दिया, यानी प्लेग बोनस बंद कर दिया। और इसीलिए मजदूर आहत में आ गए कि अब हम क्या करें। इसीलिए यहां पर मजदूर और उनके स्थानीय नेता गांधी जी से मिले और गांधी जी ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए यह जो सत्याग्रह था अपने हाथ में ले लिया और यहां पर गांधी ने इनकी समस्याओं का निवारण करते हुए और इनको 35% प्लेग बोनस देने की सहमति बनी, यानी कि 35% प्लेग बोनस मजदूरों को मिल मालिकों द्वारा दिए जाने की सहमति बनी। और ये भी गांधी का सफल सत्याग्रह माना जाता है। सफल सत्याग्रह, ये भी गांधी का सफल सत्याग्रह माना जाता है। और यहां पर गांधी का सहयोग करने वाली सबसे मुख्य रूप से सहयोग करने वाली थी वो मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईयाबेन ने गांधी का भरपूर सहयोग किया। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद मजदूर मिल मालिक में गांधी की मुख्य रूप से सहयोगी कौन थी, तो अनुसुईयाबेन थी, जो मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी। यानी कि ये जो प्लेग बोनस नहीं दिया जा रहा, इसके विरोध में गांधी के साथ में खड़ी थी। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट सवाल बना रहा हूं, इसके अंदर इंपोर्टेंट सवाल ये कि इस सत्याग्रह के दौरान, गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी कि इस सत्याग्रह अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन के दौरान गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की। तो विद्यार्थियों, आज ये गांधी के सत्याग्रहों की हमने बात की और आगे की बात हम अगले वीडियो के अंदर जारी करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल जगदीश चंद्र सीटा पर। और अगली बात यानी कि सत्याग्रह, हमने पहला सत्याग्रह चंपारण की बात की, दूसरा है जो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन की बात की। अगला जो सत्याग्रह आता है वो खेड़ा सत्याग्रह आता है और इसकी बात यानी कि जो भी अगले सत्याग्रह है, असहयोग है, सब न्याय आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सबकी बात हम इस कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन आज तक इतना ही, बाकी बात अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।